सबसे पहले इग्नू का कुल गीत हम लोग करते हैं, उसके बाद कार्यक्रम आरंभ करते हैं। संजय जी से अनुरोध है, इग्नू का कुल गीत आरंभ करें ताकि कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो। ये है जन जन का विश्वविद्यालय, ये है जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को, शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, वरदान, अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित, ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित, सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। थैंक यू संजय जी। भारत की आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वाधीनता संग्राम तथा प्रवासी अध्ययन केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमने यह निर्णय लिया कि 75 विशेष कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे और लगातार हम बढ़ रहे हैं इस दिशा में। आज हम 59वें यानी 59th पायदान पर खड़े हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वंदना सी शर्मा जी उपस्थित हैं। मैम, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैम विजिटिंग कंसल्टेंट है मैक्स हेल्थ केयर में, क्लाउड 9 एंड मदरलैंड हॉस्पिटल नोएडा। आज वो होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए समग्र दृष्टिकोण पर हम सबके सामने अपनी बात रखेंगी और हम सब उससे लाभान्वित होंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए हमारे साथ प्रोफेसर रुचिका कुबा जी, जो कि डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज इग्नू की। मैम, आपका भी स्वागत करता हूं। और वेलकम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीकर आदरणीय डॉक्टर मैन कुमार जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत है। और मैं देख पा रहा हूं कि हमारे केंद्र के स्वाधीनता संग्राम तथा प्रवासी अध्ययन केंद्र के निदेशक और माननीय समकुलपति आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। और बिल्कुल भी विलंब न करते हुए आज के वेलकम और इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीकर के लिए मैं डॉक्टर मैन कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। It's a pleasure to introduce Dr. Vandana C. Sharma, not only because she's a good friend, but also because she goes beyond the conventional understanding of a doctor. She has been arguing with me कि मैं डॉक्टरी सिर्फ मेडिकेशन लिख देने से बात नहीं बनती है, बल्कि हमें अपने पेशेंट के संग एक होलिस्टिक रूप में इंगेज करना चाहिए। और अपनी पढ़ाई को उन्होंने दायरा बढ़ाते हुए, जो कि उन्होंने शुरू की थी लेडी हार्डिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपना गायनेकोलॉजी के अंदर अपने MBBS की डिग्री की थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर पढ़ाई की, कॉन्शियस लीडरशिप के ऊपर पढ़ाई की, एंड शी हैज आल्सो बीन एंगेज्ड विद द योगा। एंड हर अंडरस्टैंडिंग इज दैट
कि we need to go beyond the conventional understanding of medical sciences. We need to integrate a holistic understanding of human well-being. And for that, it is important that we go beyond these conventional boundaries and explore the other conventional methods of medication or well-being or health. जब इस पे बातचीत उनसे हुई तो मुझे लगा कि फिर आप आइए और हमारे यहाँ एक बार एक लेक्चर दीजिए, बातचीत कीजिए. She was a bit reluctant because उनका तो डॉक्टरी के पेशे के ऊपर ये होता है कि लोग सवाल पूछते हैं और वो रिस्पॉन्ड करती हैं. तो बोली, मैम, कैन इट बी इन अ कन्वर्सेशनल मोड? मैंने कहा, वी कैन ट्राई दैट, बट इट विल बी बेटर इफ यू स्पीक on your own. You decide what you want to speak and then address us. So finally she agreed. Her expertise in yoga, her expertise in quantum science, and her professional degree as MBBS, which she has been professing at Max Healthcare, Cloud9, Motherhood Hospital, all this combined will be shared today with you. So with these words, I request Dr. Vandana Sharma to please start our lecture. Thank you very much, Dr. Vandana. आप सबको बहुत बहुत प्रणाम एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर मयंक फॉर सच अ जेनरस इंट्रोडक्शन. सबसे पहले मैं आदरणीय श्री प्रोफेसर सत्यकाम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस फोरम पे इनवाइट किया है और मेरे थॉट्स और एक्सपीरियंस शेयर करने का मुझे अवसर प्रदान किया. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू रुचिका मैम फॉर बीइंग हियर एंड आई वुड लव टू हियर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स एट द एंड बिकॉज वी शेयर द सेम प्रोफेशन. Thank you so much for being here. आप सब we also share the same institution. I am also from Harding. Amazing! What a blessing. So yes, my journey started with Lady Harding, and आज हम 75th year of independence को celebrate करने के लिए इस beautiful forum पे आए हैं. And मैम फिर दिन आप कितनी clearly जानती हैं कि the freedom which we got in Harding, we are blessed, all of us are blessed to be born in India at this time, in this century. The freedom to be ourselves, the freedom to not just learn allopathy and do an MBBS or an MD degree, but we had inspiring professors, we had inspiring faculty, which made us what we are today. And आज मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ. And I came out after 13 years knowing the art and science of medicine. But I started my practice in obs and gynae in 2000, and that was a different revelation altogether. So if I'm allowed to share my screen. संजय जी, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दीजिए मैम को. ये है, पहले टेस्ट कर चुके हैं. हाँ जी. Just a sec. Yeah, I hope my screen is visible. It's visible. Yes, ma'am. Right. Hanji. So I'll take you to the second slide. In 2000, when I started my practice in obs and gynae, I realized that we are not, dealing with patients who have come with a mechanical problem and we are making corrections. There is something more to it. There's a mind and brain complex behind the person who's coming in with the problems. Many of them had emotional reasons for their problems, and this I got enlightened further because I was blessed to have done a Reiki course. And again मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ अपने Reiki गुरु को, जो आगे मुझे इस understanding में लेके गई कि there is this emotional reason for each disease which is manifesting on the physical body. Then I came upon a book called You Can Heal Your Life by Louis L. Hay. It's a very, very famous book. You Can Heal Your Life trainers आज exist करते हैं हर country की हर city में. Another revelation, which strengthened my idea that there is something else to the disease which the patient is presenting with. आप एक टायर अगर खराब हो गया और चेंज कर देंगे तो कल को वो पेशेंट दोबारा आ जाएगा इंजन की प्रॉब्लम लेके, और अगले साल आ जाएगा वो कोई और नई कार्बोरेटर की प्रॉब्लम लेके, कुछ और प्रॉब्लम लेके. तो जब तक आप रूट कॉज को नहीं देखते तब तक आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे उस पेशेंट की हेल्थ को इंश्योर कर सकते हैं. उस टाइम पे मैंने एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी श्री परमहंस योगानंदा की किताब पढ़ी, और उसके बाद जो सफर शुरू हुआ वो उसने ये बताया कि हमारी जो बॉडी है वो एक माइंड ब्रेन कॉम्प्लेक्स तो है, उसमें ब्रेन और माइंड दोनों अलग हैं. बॉडी का ब्रेन और बॉडी इज हार्डवेयर, माइंड इज अ सॉफ्टवेयर, बट इट इज ड्रिवन बाय कॉन्शियसनेस. ये कॉन्शियसनेस का एलिमेंट का आभास
इसी से ही आया, इसी तरीके के आगे प्रोग्रेशन से आया. And this has been a very fortunate happening, and we are blessed to be in this time in this country, because there's freedom of expression, freedom to explore, freedom to be what you are. And why am I repeatedly saying that we are blessed to be in this country? Because जो हमारा धरोहर है, जो हमारे संस्कार हैं, वो हमारे वेद से जुड़े हुए हैं, जो कितने ही हजारों साल पहले बिफोर क्राइस्ट लिखे गए थे. और उन वेदों की जो निचोड़ है वो हमारी रग रग में अभी भी दौड़ता है, इन द सबकॉन्शियस माइंड. हमें कॉन्शियसली नहीं पता, हमने कभी वेद नहीं पढ़े. स्कूल में तो हमने एबीसीडी और कॉलेज में तो हमने मेडिसिन पढ़ी है, लेकिन वो संस्कार हमें अपनी नानी के नुस्खों से, दादी के नुस्खों से, हमारे बड़ों से जो मिले हैं, ऑटोमेटिकली हमें मिले हैं. जैसे कि हम दोबारा हर जन्म में आते हैं. कितना कॉमनली हमने सुना है कि हमारा पुनर्जन्म होता है. वेस्टर्न साइंस को शायद इसको सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी होगी. हम इजीली अडैप्ट कर सकते हैं टू द होलिस्टिक वे, बिकॉज वो हमारे रग रग में है. लेकिन वो कहीं छुप गया था. वो क्यों छुप गया था, ये मेरे आगे वाली स्लाइड में मैं आपको थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि ये युगों की बात होती है. कलयुग से अब हम उभर कर द्वापर युग में आ रहे हैं, और इस युग ऑफ एनर्जी में, एज ऑफ एनर्जी में, जहां साइंस इतना फुर्ती से डेवलप कर रहा है, उतनी ही फुर्ती से हमारा माइंड बॉडी मेडिसिन का कॉम्प्लेक्स भी डेवलप कर रहा है. और वेस्टर्न साइंटिस्ट ने इसमें बहुत आगे बढ़ के बहुत काम किया है. ये मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में शेयर करूंगी इस रूप से. ये थोड़ी डिटेल्ड स्लाइड है अबाउट द डिफरेंट वे द माइंड बॉडी मेडिसिन इज बीइंग नाउ एड्रेस्ड through proper scientific studies. But coming back to this model of allopathy and the way of looking at the body and thanks to the changing times and the awakening in the consciousness, people are now more aware. Post COVID बहुत लोगों में mental problems, mental illnesses, stress, depression आया है, और उतने ही forums बन गए हैं to give them support. साइकोलॉजिस्ट का सपोर्ट, लोगों में अपने आप अंदर पैंडेमिक के, लॉकडाउन के टाइम पर भावना जागी थी टू डू अदर थिंग्स बिसाइड्स देयर वर्क. दे लुक्ड आफ्टर देयर हेल्थ, योगा किया, लोगों ने जाना कि किस तरीके की डाइट लेनी है, उससे उनकी हेल्थ इंप्रूव हुई. एंड बहुत से लोग ये शायद रियलाइज किए होंगे कि हीलिंग इज इनहेरेंट इन द ह्यूमन बॉडी. जस्ट बीइंग इन द नेचर कैन हील यू. We just have to allow it to happen. The true healing, अगर योगा की बात करें, जो true healing है वो क्या होती है? True healing होती है एक समस्थिति. समस्थिति मतलब जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसी के अंदर एक एनर्जी बॉडी भी है, सटल लेवल पर, और उसी पे ही सुपर इम्पोज एक मेंटल बॉडी है, माइंड, थॉट्स की बॉडी है. जब ये तीनों आपस में कोहेरेंस में रहती हैं, जब ये तीनों बैलेंस रहती हैं और इनका जो इंटरकनेक्शन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड फ्लो देता है एनर्जीज का, तब हम समस्थिति में होते हैं. तब हमारी बॉडी एक्चुअल उस स्टेट में है जिस स्टेट में इट वाज मेंट टू बी व्हेन वी वर बोर्न, जब कायनात ने हमें बनाया था, नेचर ने हमें बनाया था. तो जब कहीं पर भी उसमें कुछ भी परेशानी आती है, हमारी इमोशनल थॉट्स में परेशानी आती है, इमोशंस में आती है, या हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आती है, वो हमारी बॉडी पे मैनिफेस्ट करती है और हमें सिर दर्द हो जाता है, हमारे पेट दर्द हो जाता है, हमें कोई इलनेस हो जाती है. यही बहुत इजीली हम अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं अगर हम सरेंडर कर दें. जस्ट बी इन द मोमेंट. ना पास्ट की एंजाइटी, ना फ्यूचर की वारी. जस्ट एक्सपीरियंस मदर नेचर की अबंडेंस, प्योरिटी एंड परफेक्शन इन ऑल द थिंग्स विच शी हैज मेड, बिग एंड स्मॉल. जीव भी, जंतु भी, पहाड़ भी, पेड़ भी, पौधे भी, सब अपनी प्योरिटी में अवेलेबल है. खाली हमें उनका आभास करना है. द कॉस्मिक एनर्जी इज विद इन एंड अराउंड यू. वो जो प्राण है, रिचार्जिंग द बॉडी एट ऑल टाइम्स विद वाइटैलिटी. तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इनपुट्स आपको ऑन यूट्यूब पे मिल जाएंगे ऑफ नेचर वॉक्स, ऑफ ट्री हगिंग, ऑफ फॉरेस्ट वॉक्स, ऑफ द नॉइजेस, ऑफ द साउंड्स, द ब्यूटीफुल साउंड्स ऑफ द river flowing, the birds chirping, sound healing. Sound is also a vibration which sends us calming energy. एक input जो बहुत
इंटरेस्टिंग इनपुट है जो हम सब बहुत इजीली कर सकते हैं बिना किसी एफर्ट के, वो है एक अच्छा स्लीप हाइजीन, बिकॉज स्लीप इज द मास्टर रीसेट बटन फॉर योर हार्मोनल स्टेट. आप जानते हैं जैसे एक कार को हम पेट्रोल भरवाने के लिए जब पेट्रोल पंप पे लेके जाते हैं तो एक पाइप आती है और वो टैंक में डाली जाती है जिससे पेट्रोल भरा जाता है. उसी तरीके से जब हम सोते हैं 20% of our sleep time is spent in the delta sleep. एंड EEG पे देखा गया है कि ये बहुत हाई एम्पलीट्यूड और बहुत लो फ्रीक्वेंसी की वेव है. एंड एक्चुअली में ये हमारी वो लिंकिंग अप टू द डिवाइन है जो अनकॉन्शियस मेडिटेशन है, जिसमें हम जो भी हम दुख लेके सोए हो या जो भी छोटी मोटी पीड़ा लेके सोए हो, अगले दिन सुबह उठ तो बिल्कुल ठीक हो जाती है. कैसे? बिकॉज दिस इज द हीलिंग जोन. REM स्लीप होती है और हर जीव जंतु सोता है. प्लांट्स भी कहते हैं सोते हैं, एनिमल्स भी सोते हैं, हॉर्सेस सोते हैं, डॉग्स सोते हैं. एवरीबडी नीड्स दिस reconnect with their source to rejuvenate and get up ready to enjoy the next day. A lack of sleep can impact your hormones, energy, hunger, cravings, performance, everything. This we all know. We have all experienced at some time or the other. This slide is self-explanatory. So, ice, water, vapor. वही चीज है, पार्टिकल वही है, H2O. डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर में आइस बन जाता है तो हमें दिखता है एज मैटर, फिजिकल एंड हार्ड. डिफरेंट एनवायरमेंट में इट बिकम्स लिक्विड, है तो वही H2O, है तो वही पार्टिकल, दिखता है हमें एज लिक्विड इन अ डिफरेंट फॉर्म. एंड देन वेपर. दिस कोरिलेशन is also true for the human body. Matter is the gross form of energy. जो हमारी physical body है, वो physically gross form है. But at the highest and most subtle level of vibration, ये energy pure consciousness है. जैसे जैसे vibration decrease करती है, it appears as pure energy. That means हमारी body is energy. सारे particles around us, the chair, the table, everything is just energy. और ये science ने तो बता दिया है, because it has gone at micromolecular level and the electron level, and all the molecules are vibrating and electrons are vibrating in the orbits, and we are all made up of energy. Only the condensation level is different because the vibration pattern is different. And finally, it is the reversible process. Matter can come back into energy and energy into consciousness. So long ago in the 19th century, when Albert Einstein gave this equation of E is equal to mc square, he verified this fact that matter and energy are interconvertible. So he said the future medicine will be the medicine of the frequencies. And want to know the secrets of the universe? Think in terms of energy, frequencies, and vibrations. Albert Einstein ने बोला है कि everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. It can be no other way. So the intention is so strong. If you match the frequency of the reality that you want, you can manifest it. So this is the power of manifesting. This is the secret of manifesting. That is the power of your mind. So generated the mind over body medicine. Amazing work is being done by physicists, by engineers, neuroscientists, and by lots of other researchers in this field. So just to name a few, I'd like to list. First of all comes up the name of Candace B. Pert, an American neuroscientist and pharmacologist who had discovered the opiate receptor, which is a cellular binding site for endorphins in the brain. Cellular biologist Dr. Bruce Lipton, who was an atheist, and while working in his field of epigenetics, he became a believer of God. The placebo effect, everybody knows. If I give a patient a nice consultation, talk to them, listen to them nicely, and then they're having a headache, I give them a calcium tablet, but I tell them
this is Crocin tablet, their headache will go away. Because half the problem I have seen in my clinic also just goes away by allaying the fears and anxiety of the patients. And how is it that, they go to another doctor, the doctor gives the same medicine and they may not find relief. And they may come to me. In medical profession, have seen that faith counts. If you don't trust the doctor, you will not get, benefit from the treatment. Many of us in medical profession have noted this. So there is some kind of an entanglement which happens in between. There is in the doctor and the patient, or you can say the healer and the healee. But it is important for the person who's receiving the treatment to be open to the treatment and take part in the treatment, because he or she has to be willing to get well. And then there is no barrier. The trust is what works more than the medicine. So what this mind-body medicine talks about. Then there are other people, Dr. Joe Dispenza, who has talked about brain and neuroplasticity. And in a little while, I will list the quantum approach and the morphogenetic. But right now, I'll focus on the psychoneuroimmunology. This is the study of how emotions impact our immune system, health, and well-being. Emotion is equal to thought plus feeling. Feeling even animals have, even plants have. But they may not have that much thinking power. Human beings are blessed with an intellect. But, thoughts are universally rooted. Sri Paramahansa Yogananda said this. And it is up to us and into how we tune into the negative thoughts or the positive thoughts. And actually, our brain is wired to receive 9 times more negative thoughts than positive. So it has to be our willpower and mind over matter. And to ensure that we receive only positive thoughts, we need an environment of positivity, or to surround ourselves with an environment of positivity. So we need a support system. Why? Because we are not just this car. We are biopsychosocial beings. We are needing to be in this society, and we need that emotional connect. And we have a relationship. We are not an isolated person. So emotions play a crucial role in ensuring that one's needs are met. So if you ignore your feelings, your subconscious mind finds another way to get its message across and helps you see that your deeper needs are being ignored. Do you know every thought or feeling triggers release of tiny chemical proteins? They are called neuropeptides, like endorphins, and hormones like cortisol, adrenaline, oxytocin. When you meet a friend, you have feeling of love and affection, or if the mother has a feeling of love and affection for her children, the oxytocin level in her body increases. When a mother wants to cook something and she knows that it's her child's favorite, she's happy. Why is she happy when she's having to work hard and cook? She's happy because the happy hormone oxytocin is there in her body. Simple. So our feeling, chemicals, emotions, they're all measurable. Isn't this an interesting field? And how do we use this? They did a study on 100 women who had unfortunately developed breast lumps, and they were undergoing biopsies for those breast lumps. So they quizzed those 100 women and assessed their social status, how they were connected, and their emotional level, emotional status. And, they found 9 times higher risk of the biopsy turning out to be cancer in the patients who were emotionally and socially isolated. So definitely the thought you carry, the persistent vibration you carry over the years does manifest on the physical body. Any prolonged negative mental state will inevitably weaken your body. By the time you see the physical symptoms, you've probably held that state of being for quite some time. So isn't prevention better than cure? Isn't it great that if we are given this knowledge and we introspect and we check ourselves in time, and we realize that if we are having those bombardment of negative thoughts, we are going to end up with some problem which may manifest physically. Otherwise, if you see 100 people who come in a OPD with a problem, 85% will be having no physically detectable disease. But still they are manifesting it on their body, like a headache or a loose motion or a tummy ache. What is it? So these are, they are psychosomatic problems. Their that state of mind is somatizing those problems. 15% may genuinely be ill. I'll come back to this slide
But in this flow, I want you to draw your attention now to Louise L. Hay. She has written this book, You Can Heal Your Life. She herself had vaginal cancer and she healed herself of cancer. And just like जैसे एक गिलास होता है जिसमें पानी नीचे मिट्टी होती है, आप उसको वॉश बेसिन में लेके जाते हो, ऊपर से पानी का नलका खूब जोर से खोल देते हो, तो उसमें पानी भरता है, पहले मटमैला पानी बाहर निकलेगा, फिर धीरे 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 एकदम साफ पानी आ जाता है। सो वैसे ही जो हमारी बॉडी के अंदर की नेगेटिविटी है उसको हटाने के लिए हमें उसको बम्बार्ड करना है विद पॉजिटिव एफर्मेशन। सबसे पहले तो लव योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। जो हो रहा है इस टाइम पे वो आपके लिए निहित है, वो सही है, एक्सेप्ट करिए उसे। उन्होंने अलग अलग बहुत सारी एफर्मेशंस दी हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग दीज 4। I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. Daily affirmation diya, I am grateful for every experience I have ever had, as it has shaped me into the person I am today, and that is exactly who I am supposed to be right now at this very moment. ये तो life changing affirmations हो सकती हैं। All that I seek is already within me. कितनी स्वीट सी एफर्मेशन है, बट इसमें छिपा हुआ कितना बड़ा एक योग का राज है। ऑल दैट आई सीक इज ऑलरेडी विद इन मी। जो एज अ योगा और मेडिटेटर जो बैठते हैं उनके लिए सबसे पहले यही बोला जाता है, आप प्रत्याहार करो। प्रत्याहार का मतलब है बाहर के 5 सेंसेस की ओर ना ध्यान करते हुए, जैसे एक कछुआ अपने चारों पैर अंदर कर लेता है, वैसे आप अपने सेंसेस को अंदर विड्रॉ करो और अपने अंदर देखो, लुक विद इन। बिकॉज आज जो भी मैं बात कर रही हूँ अबाउट हीलिंग, अप्रोचिंग द होलिस्टिकली बॉडी टू हील द प्रोसेस whichever the body is going through, a physical or an emotional or a mental trauma, ये सब बातें हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिसमें हम ये हीलिंग की बातें कर रहे हैं, माइंड ओवर बॉडी मेडिसिन, एंड आई जस्ट टॉक अबाउट द क्वांटम डिवाइसेस आल्सो, एंड इसकी और डिटेल्स बताऊंगी। बट इस टिप ऑफ द आइसबर्ग के नीचे जो ये इतना बड़ा एरिया है, ये वही इनफाइनाइट है जिसके हम सब बने हैं, हम सब हिस्से हैं, और हम इन्हीं से हिस्से से लाइक बबल्स टूट के बाहर आए हैं और हम फिर वापस इसी बबल में चले जाते हैं। All that I seek is already within me. क्योंकि हम सबको केवल एक ही चीज चाहिए as humans, खुशी, bliss, happiness, और उसको ढूंढने के हम सब अलग अलग जरिए निकालते हैं as per our संस्कार, as per जो हमारी अभी फिजिकल सिचुएशन है, घर है जिस घर में हम पैदा हुए हैं, जहां हम हैं इस टाइम पे, हम क्या प्रयत्न करके कौन सी जॉब करते हैं, हम कैसे अपने माइंड को लगाते हैं, कैसे एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को, अपने आसपास के, अपने सराउंडिंग्स को। All that I seek is already within me. And for any person going for any tough times, Dr. Louise L. Hay simply says, life brings me only good experiences. I am open to new and wonderful challenges. Affirmation, this life brings me only good experiences, बोल कर आप वो good experience को attract कर रहे हो। Isn't that amazing that you can attract what you want? So this is about positive affirmations. Now coming back to the slide of Heart Math Institute. Again, a very wonderful institute which has realized about the coherence between the heart and the brain. Our heart emits a stronger electromagnetic force field than our brain. 60 times stronger in amplitude of the electrical force, and 100 times stronger of magnetic force. And this is measurable, mind you. So the brain entrains with your heart and matches its biological rhythm. Dr. Brandon Lenson कहते हैं, your heart is constantly sending out information to your body. Every heartbeat carries critical messages that affect your emotional and physical health. Each heartbeat. This is again very easily identifiable. जब हम कहीं पे किसी अनजान जगह में भी जाते हैं तो एक पर्सन के साथ या 2 या 4 पर्सन के साथ हमें लगता है हाँ वी आर वेरी कंफर्टेबल, लेकिन या कोई 1 या 2 पर्सन हमें ऐसा लगता है नहीं हम उनके साथ जल नहीं कर पा रहे, तो हम ऑटोमेटिकली हम उनको पीठ कर लेंगे या हम दूसरी तरफ देखेंगे या हम कहीं बाहर देखेंगे। सो ये एक अनकॉन्शियस हैपनिंग होती है। योर हार्ट नोज वेयर इट वांट्स टू कनेक्ट टू। Why? Because it keeps sending signals and each person's heart keeps sending signals. और जहां coherence होती है, जहां match होती है वो sine wave coherence, वहां पे बहुत smooth flow of conversation होता है, वहां पे बहुत smooth flow of
you can be in the flow, जो word कहते हैं, samsati, बहुत comfortable level पे चलती है बात. So this is a very subtle way, even with the doctor and patient relationship, or even in the healing process, this is important to realize this. And जो Heart Math Institute है वो इसी पे काम कर रहा है. एंड एक क्वांटम डिवाइस के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी, बिकॉज ये मॉर्फोजेनेटिक फील्ड्स जब डिस्कवर हुई बाय डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रेक, तो दिस वाज हिज ब्यूटीफुल रिसर्च ऑन हाउ द ऑर्गन्स, जो हमारे फिजिकल ऑर्गन्स है, आर ड्रिवन बाय एनर्जी चैनल्स. वी आर ऑल हैविंग अ ऑरा बॉडी, ये देखी गई है कैरेलियन फोटोग्राफी से भी, कलर्स भी देखे गए हैं ऑरा के. वी हैव अ एनर्जी फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, बायो एनर्जी उसको बोलते हैं. इनफैक्ट उसके ऊपर बायो एनर्जेटिक फील्ड के ऊपर बहुत लोगों ने काम किया है. एंड मॉर्फोजेनेटिक फील्ड्स आर similar to our meridians. The acupuncture and acupressure, it works on those. Traditional Chinese medicine works on those, and even Ayurveda, जिसको हम नाड़ी सिस्टम कहते हैं, जो हमारे स्पाइन को ओवरले करता है, सुषुम्ना नाड़ी. एंड जो लोग योगा फिलॉसफी जानते हैं वो थोड़ा बहुत जानते होंगे अबाउट ईड़ा पिंगला एंड 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारे बॉडी में चलती है, और मर्म पॉइंट्स होते हैं आयुर्वेद में, जहां पे प्रेस करने पर कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ऑर्गन फंक्शंस के को आप इफेक्ट कर सकते हैं. जहां कोई तकलीफ हो, कहीं जैसे सिर में दर्द है, तो आप अगर पैर पे एक पॉइंट पे प्रेस कर रहे हैं तो कैसे वो सिर दर्द ठीक हो जाता है. तो ये एक मॉर्फोजेनेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट करती है. एज अ एलोपैथ हमको जब हम डिसेक्शन करते हैं एनाटॉमी हॉल में नहीं दिखाई जाती है, बट दैट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं. वो जो हमारे पुरातन सिस्टम्स ऑफ हीलिंग है उसमें एक कब से यूज हो रही है. क्वांटम अप्रोच इज ऑल्सो द सिमिलर अप्रोच ऑफ यूजिंग दिस क्वांटम फिजिक्स, द पार्टिकल के जो नेचर है अबाउट द क्वांटम माइक्रो पार्टिकल की, एंड यूजिंग दोज, बिकॉज हमारे सेल्स कॉन्स्टेंटली ना कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? जब हम अपना रेडियो चैनल देखना चाहते हैं 102.4 पे, लेकिन हम 102.3 पे चले जाते हैं तो बड़ा स्टैटिक आता है, क्लियर आवाज नहीं आती. जैसे हमारे 2.4 पे आते हैं, क्रिस्टल क्लियर ब्यूटीफुल म्यूजिक इज प्लेइंग. So this precise tuning into this precise frequency is so important for the cells to be coherent, for communicating. जहां ये disconnect होता है वहीं पे डिजीज आ जाता है, वहीं पे इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं हो पाती. यही चीज क्वांटम साइंटिस्ट ने यूज किया है, एंड बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस बनाए भी हैं और टेस्ट भी किए गए हैं, जैसे कि वेदा पल्स. ये एक हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के ऊपर यूज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ दैट. जैसे कि हमारे पुराने जमाने के जो वेद थे वो केवल नब्ज जांचते थे, और नब्ज जांच कर वो समझ जाते थे कि किस ऑर्गन में क्या परेशानी है और डायग्नोसिस बना देते थे. एक कदम मैं आगे जाके और शेयर कर लूं, जो एक्चुअली में बहुत पहुंचे हुए वेद थे, वो अपनी एस्ट्रल बॉडी में, बाय एस्ट्रल बॉडी अगेन आई मीन जो हमारी फिजिकल बॉडी से हट के जो ऊपर हमारी एनर्जी बॉडी और जो माइंड की बॉडी होती है, उससे इजाजत देते थे पेशेंट की एस्ट्रल बॉडी से कि क्या मैं आपके अंदर आके देख सकता हूँ कि किस ऑर्गन में परेशानी है, और फिर जाकर वो एस्ट्रल बॉडी से देख के वापस आके अपनी फिजिकल बॉडी में डायग्नोसिस बनाते थे. तो ये है हमारा धरोहर, जिससे अभी हम खुद भी रिडिस्कवर करेंगे आगे आने वाले वर्षों में. वेदा पल्स तो ये क्या करती है? बाय रजिस्टरिंग द बायो पोटेंशियल्स जनरेटेड इन द हार्ट एंड परफॉर्मिंग द HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, मैथमेटिकल एनालिसिस करती है ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का, एंड इट रीड्स द रिदम्स ऑफ द ऑर्गन्स, द फंक्शनल सिस्टम्स एंड द मेरिडियंस. और ये डायग्नोसिस में यूज हुई. क्वांटम में एक कॉस्मोडिक करके भी एक आया है जो 46 चैनल्स लेता है इलेक्ट्रॉनिक बायोफीडबैक के, बिकॉज हमारे हर सेल पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. And then it also gives treatment by low frequency energy stimulators. Similar device, but Healy है जो बहुत easily carry कर सकते हैं, Time Waver जो बहुत huge machine है. Both are on the bioresonance therapy principle, and they analyze and optimize the information field which is there around the cells, because this is an era of regenerating the cells bioenergetically. ये एक नया फील्ड है जो खुल रहा है. शायद बहुत लोग इसको जानते नहीं है, इस पे अभी टेस्ट चल रहे हैं, कितनों को FDA अप्रूवल मिला है, बट ये चीजें अवेलेबल है बिकॉज इट इफेक्ट्स द इंडिविजुअल्स बायोएनर्जेटिक फील्ड एंड वेलबींग. राइट. So a radical change is happening regarding how intimately our body systems are connected and how responsive they can be to the mental and emotional stimuli.
talking about consciousness, consciousness drives the mind brain complex and it is replicated in each cell of the body. Consciousness खाली सिर में नहीं होती, हर सेल में होती है. Each cell has a consciousness of its own. Even if one is declared brain dead, the body cells are still conscious. कभी कोमा में कोई इंसान होता है, आप आईसीयू में जाएंगे तो बोलेंगे, अगर आप उनके कान में कुछ कहेंगे तो उनको सुनाई देगा. बॉडी सेल्स तो कॉन्शियस है. देन फिर वेयर इज द लिंक? ब्रेथ इज अ लिंक. ब्रेथ इज द ब्रिज विच कनेक्ट्स लाइफ टू कॉन्शियसनेस. जब बच्चा गर्भ में होता है 9 महीने, वो तो कॉन्शियस नहीं होता. जब वो पहली बार ही निकलता है मां के गर्भ से और पहली सांस लेता है, then it comes to life and to consciousness. Then it is aware. And what does breath do? It also unites our body to our thoughts. आपने प्राणायाम के बारे में सुना है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बहुत सारे अन्य प्राणायाम के बारे में सुना है. उसमें एक वर्ड सुना होगा आपने, कुंभक. नेचुरली, नाइसली एंड स्लोली डीप ब्रीथ करते 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 आप ऑटोमेटिकली सिंपल विदाउट एनी स्ट्रेन जब कुंभक में चले जाते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली आपकी ब्रीदिंग खत्म हो जाती है. आपकी बॉडी को इससे कुछ नुकसान नहीं है क्योंकि आपने प्राणायाम के थ्रू किया. खुद मत ट्राई करिएगा, बट जो ये लोग करते हैं और कुंभक में जाते हैं, वो उस टाइम पे बताते हैं कि हमारे दिमाग में कोई थॉट नहीं आए, क्योंकि ब्रेथ इज व्हाट इज कनेक्टिंग अ बॉडी टू आवर थॉट्स. दोस्त जो लोग मेडिटेट करते हैं वो इसी थॉटलेस स्टेज जाने की चाह रखते हैं, क्योंकि उस स्टेज में जाकर उनको बहुत सुकून मिलता है, ब्लिस मिलता है. थॉटलेस. थॉट्स काफी ऑक्सीजन खाती हैं. थॉटलेस होना चाहिए. दैट इज द एम. उससे सब कुछ हीलिंग हो जाती है. यही है होलिस्टिक अप्रोच. एंड ये हमें धरोहर में कहां से मिला है? हमारे टेक्स्ट से, पुराने टेक्स्ट से, वेदास से, उपनिषद से. सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी भी, अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी जो सबको दिखती है. अन्न, हम अन्न खाते हैं, उससे हमारी बॉडी बनती है. प्राणमय कोश जो एक सटल बॉडी है प्राणों की, जैसे मैंने बताया था, जो हमारे नाड़ी सिस्टम है, एनर्जीज हैं. इसकी एक एस्ट्रल एनाटॉमी होती है जो 7 चक्रों की होती है, सबको पता है. इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी. योगा फिलॉसफी में सब मूलाधार, 7 चक्रास, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा एंड सहस्रार. ये 7 चक्र एक इंटरसेक्शन है, क्रॉसिंग है, जहां हमारे ये हाईवेज ऑफ एनर्जी क्रॉस करते हैं. एंड ये हर अलग अलग ऑर्गन्स को फीड करते हैं और उसकी अलग अलग वाइब्रेशन है. किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रही है, बहुत डर लग रहा है, तो उनके मणिपुर चक्र में परेशानी हो जाएगी. वो अच्छी हीलिंग नहीं देगा, अच्छी एनर्जी नहीं दे पाएगा और उनको पेट में दर्द होगा या लिवर प्रॉब्लम होगी या लूज मोशन लग जाएगा. सो ये तो बहुत ही देखी हुई और जानी हुई चीज है. और चक्रा हीलिंग जो लोग करते हैं, प्रैक्टिकली चीज ये है जो आप देख सकते हो, कर सकते हो. मनोमय कोश इज अ माइंड, द कॉन्शियस माइंड, द सबकॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस माइंड. ड्रीम्स में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सामने आता है और पता नहीं कौन से जन्म के हमें कौन कौन से एपिसोड्स दिखा जाता है. कॉन्शियसली हमको नहीं पता है. कॉन्शियस माइंड तो बहुत छोटा पार्ट है हमारे, सबकॉन्शियस बहुत बड़ी है. कहीं पे भी कहीं हीलिंग अगर करनी हो तो हमारे साइकोलॉजिस्ट सबकॉन्शियस माइंड को ही हील करते हैं. ट्रू हीलिंग, टू इफेक्ट दिस ट्रू हीलिंग. विज्ञानमय कोश इज बियॉन्ड द माइंड. Attributes, the divine attributes of love, power, light. And Anandamay Kosh is a bliss body. Anandamay Kosh, very very close to our source. These are the causal bodies. ये हमारे पुरातन ग्रंथों में हमको मिला है as धरोहर, और यही अब रीडिस्कवर हम कर रहे हैं. I'll take you closer to this pyramid of healing. इस हीलिंग पिरामिड में सबसे नीचे एलोपैथी है जो फिजिकली बॉडी को दिखती है. बहुत जरूरी भी है. अगर हार्ट अटैक हो गया है, आपकी नाड़ियां बंद हो गई हैं, स्टेंट डालना बहुत जरूरी है. दवाई देनी बहुत जरूरी है कि दोबारा ना वो फॉर्म हो. अगर आपकी हड्डी टूट ही गई है तो उसको जोड़ना बहुत जरूरी है फिजिकली. अगर ये परेशानी आ ही गई है शरीर पर तो उसको डील करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीका है उसको डील करने का. आयुर्वेद, होम्योपैथी, वाइब्रोनिक्स भी सुनना होगा आपको, वाइब्रेशन मेडिसिन, डील्स विद सारे कोश. इट डील्स विद ऑल ऑफ दीज कोश. मोस्ट इंपॉर्टेंट अन्नमय, प्राणमय एंड मनोमय कोश. आयुर्वेद, होम्योपैथी,
वाइब्रोनिक्स, इवन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, रेकी एंड प्राणिक हीलिंग, एक्यूपंक्चर जैसे मैं बता चुकी हूँ हमारे प्राणमय कोश पे काम करते हैं। साइकोलॉजिकल टूल्स जो हैं दे वर्क ऑन द मनोमय कोश, और ये बहुत बड़ा पार्ट है हीलिंग का। आज के जमाने में जब सब बच्चे, सब बहुत लोग स्ट्रेस्ड हैं, किसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा है, किसी को एंजाइटी हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि सडनली ये सुनामी कहाँ से आ गई है, बट ये आई हुई है। तो इसके ऊपर बहुत शोध कार्य हुआ है। एंड आपको मैं एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के नाम का एक शोध कार्य के बारे में जरूर शेयर करना चाहूंगी, जो कि बिल्ट है ऑन द चाइनीज मेरिडियंस, जो हमारे जो मेरिडियंस होते हैं, एंड इट इज जस्ट अ टेक्निक ऑफ टैपिंग ऑन दीज पॉइंट्स विथ, इन लोगों की प्रोटोकॉल होती है साइकोलॉजिकल टूल्स में ऑफ पर्टिकुलर एफर्मेशन जो ये बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इवन दो आई एम स्ट्रेस्ड दैट आई एम हैविंग टू अंडरगो दिस एग्जाम, या कुछ भी जो भी आप बोलना चाहे, आई एम सेफ, या आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। तो ये टैपिंग पॉइंट्स ऑन फेस, चेस्ट, बॉडी होते हैं। एंड एक्चुअली ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है फॉर फिजिकल पेन एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, डेवलप्ड बाय गेरी क्रेग। उनका कहना है a disruption of energy is the cause of all negative emotions and pain, and it has been used to treat people with anxiety and post traumatic stress disorder. तो उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में ये किया था 2019 में DBAC ने एक एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने ये EFT इस्तेमाल किया, एंड दे सॉ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स देखे उन्होंने। तो दे सॉ एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पेन एंड क्रेविंग्स कम हुई, हैप्पीनेस स्कोर्स बढ़े, और फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स देखे उन्होंने, रेस्टिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, और जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल सिग्निफिकेंटली कम हुआ। दैट मीन्स अ फंक्शनल इंप्रूवमेंट हैपेंड जस्ट बाय डूइंग द टैपिंग, एंड देयर वाज अ इंक्रीज इन द इम्यून फंक्शन, जो उन्होंने टेस्ट किया हमारे सलाइवरी सिक्रीशंस के IgA से। नाउ इंप्रूवमेंट इन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हार्ट हेल्थ एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी नोट किया गया बाय अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन द हार्ट रेट वेरिएबिलिटी and an upward trend in the heart coherence. अब heart coherence क्या? A coherent heart rhythm is a stable, regular, repeating rhythm resembling a sine wave at a single frequency between 0.04 and 0.24 hertz. So actually a coherent heart is linked to a greater sense of well-being. So isn't it so simple a tool? कोई अशांत है, कोई anxious है, आप उसको थोड़ी tapping करा दो, and you are feeling immediate effects, immediate. Past life regression, inner child healing, psychological tools act on the subconscious mind, and I love to share with my patients योग निद्रा, जो subconscious mind की conditioning है, by relaxing the conscious mind just by lying down with eyes closed, and then taking, giving a vow to your subconscious mind, जो भी आप बोलना चाहते हैं आप उस योग निद्रा में बोलिए, और वो आपके जहन में चला जाता है। बिकॉज अगर आप कोई शिद्दत से कोई चीज चाहते हैं, यू कैन मैनिफेस्ट, द टूल ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो वी हैव दिस इंटरेस्टिंग पिरामिड ऑफ हीलिंग गोइंग फ्रॉम एलोपैथी अप, एंड द टॉप इज योगा। द टॉप इज योगा, एंड योगा इज समथिंग, एक्चुअली इट इज योग. Yog is a union of the little self with the higher self, with the divine. And this is something to be experienced. Yoga is not just yogasana. Yoga is something which is beyond words. It is to be experienced. And योग के 8 पतंजलि सूत्र में लिखा है, जो 8 स्टेप्स हैं, 8-fold path, उसमें यम, नियम, आसन जो हम सब जानते हैं, प्राणायाम जो हम सब जानते हैं, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जिसकी मैंने अभी बात करी, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये 8-fold path है जो योग है. We are so lucky that अब मेडिकल स्कूल में भी योग शुरू हो गया है, और स्कूल्स में तो बच्चों को क्लासेस कराते ही हैं योग की, बट हम योगासन की बात नहीं कर रहे हैं, हम योग की बात कर रहे हैं. एंड दैट इज द हीलर, दैट इज द हीलर, जिसका जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो तीनों बॉडीज हैं हमारी, वो एक कोहेरेंस में आ जाती हैं, वो सम स्थिति में आ जाती हैं. फिजिकल बॉडी, द एनर्जी बॉडी एंड द मेंटल बॉडी, दैट इज योग. ओके, so this is the book The Holy Science by Swami Sri Yukteswar Giri. अगर मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं आपको फटाफट इस बुक का एक एक्सर्प्ट सुनाना चाहूंगी. ये श्री युक्तेश्वर गिरी ने लिखी थी श्री महाअवतार बाबा जी के कहने पे. एंड ये इन्होंने बताया हमें, जैसे सन विद इट्स प्लैनेट्स एंड मून्स रिवॉल्व्स अराउंड अ ग्रैंड सेंटर कॉल्ड विष्णु नाभि. जो हमारा सन है वो अपने एक डूअल के आसपास भी रिवॉल्व करता है,
And then it revolves around a grand center, Vishnu Navi, which is the seat of creative power, Brahm, the universal magnetism. Brahm regulate karta hai dharma ko, the mental virtue of the internal world. This revolution takes in 24,000 Earth years. When the sun in its revolution comes nearest to this grand center, dharma becomes so much developed that man can easily comprehend the mysteries of the spirit. After 12,000 years, when the sun goes to the place in its orbit which is farthest from the Brahm, the grand center, then dharma comes to a reduced state that man cannot grasp anything beyond the gross material creation. और हम उसी से निकले हैं, reduced state, जहाँ हम कुछ और grasp नहीं कर पा सकते besides the gross material creation. Each of these periods of 12,000 years brings a complete change both externally in the material world and internally in the intellectual or electrical world, and is called one of the Devya Yug. इसको Devya Yug कहते हैं, 12,000 को. Thus, a period of 24,000 years, the sun completes a revolution around its dual and finishes one Devya Yug of 12,000 years in ascending arc and 12,000 years in descending arc. जो पीरियड ऑफ सत्ययुग है, दैट इज 4,000 years in duration, उसमें से 400 साल पहले और 400 साल बाद के संधि पीरियड्स हैं, जब वो अपने पहले युग और दूसरे युग के उसमें ट्रांजिशन कर रहा होता है. Hence 4,800 years in all. तो इसी कैलकुलेशन से त्रेता युग 3,600 years का है, द्वापर 2,400 years का है और कलयुग 1,200 साल का है, गिविंग अ टोटल सम ऑफ 12,000 years. The period around AD 500 was the darkest period of Kali Yuga in this whole 24,000 years cycle. During 1100 years, उसके बाद के जो ascending Kali Yuga था till 1599 AD, the human intellect was dense and could not comprehend, जो हमारे सूक्ष्म भूत है, the fine matters of creation है, human mind उसे comprehend ही नहीं कर सकता था. In political world also, there was no peace in any kingdom. The subsequent 100 years were transitional sandhi of Kali Yuga to effect a union with Dwapar Yuga, and men began to notice the existence of the fine matters, Panch Tanmatras. So, for 1899 AD में, on completion of 200 years of completion of 2,000 years of the true Dwapar Yuga, 200 years of sandhi period जब खत्म हुआ, तो 2000 साल का अब ही हमारे ये द्वापर युग शुरू हुआ है. We are today 300 years into the true Dwapar Yuga, the awakening worldwide of love, compassion, brotherhood, unity. ये हम सब देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं. कोऑपरेशन देख रहे हैं जो हो रही है देशों में, जो पहले पॉलिटिकली नहीं देखी गई थी. और एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी आर आल्सो हैपनिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. कहाँ हम एक ग्राम बेल के फोन को लेते और कहाँ हम 5G पे और इंस्टेंट कनेक्शन में है वायरलेस. अवेयरनेस ऑफ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भी डेवलप हो रहा है हम सब में. योगा कितना प्रचलित हो रहा है, सब जगह प्रचलित हो रहा है, सब उसकी इंपॉर्टेंस जान रहे हैं. सो ये भी हमारा धरोहर है. ये हमें रियलाइज करवा रहा है हमें कि हम क्यों ऐसे थे और अब हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, और क्यों अब हमारा रुझाव होलिस्टिक की तरफ जा रहा है, क्यों हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. आयुर्वेदा 5,000 साल पुराना हीलिंग सिस्टम है. It is indigenous and is widely practiced in India. And Ayurveda Sanskrit term hai meaning science of life. Ayu means life or daily living, and Veda is knowing. Ayurveda is based on the eternal wisdom of the rishis who received this science through spiritual introspection and meditation. वो उस टाइम पे था जब खाली उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया, मेडिटेट किया और उन्होंने वो विजडम शेयर किया. It is actually expressive of the perfect wholeness of cosmic consciousness. The current healers of medicine are making efforts to integrate this timeless truth into their approach to health and disease. Many thanks to all of you for the patient hearing. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. We have just listened to an amazing lecture. It has everything. It has science, it has philosophy, it has history, it has psychology, it has way of life, and it has medication also. And all things leads us to the high level of spirituality. Thank you so much for this thought-provoking and very important lecture, ma'am. Now for today's concluding remarks, I will invite Professor Ruchika Kubaji.
Please, ma'am. Thank you very much. At the outset, first, I would like to thank Pro Vice Chancellor, Sir, Dr. Satyakam, for inviting me to, interact, to listen to this very wonderful lecture. And I also thank Dr. Mayank and Dr. Sushi. And Dr. Vandana, really, it was a very, very interesting lecture, very thought-provoking lecture, and a very detailed, presentation that you have made. So you have not only, showed that, what is the richness of our heritage, the richness of our yogic principles, and our medicine that was being practiced in the, good old times, but also how scientifically we have proved and we have shown that, these are having a very positive impact on our health, a holistic impact on our health, and how we do need to integrate this in our general practice day to day, from both point of view, from a physician point of view and also from a patient point of view. And I would not say a patient, I would say an individual point of view. And I would go beyond that even from a community point of view, we need to integrate this into our health system. So if you remember the Park book that we read in the first year, and which stated, WHO stated that the definition of health itself is that it is not physical, mental, or a social well-being, but it is a physical, mental, or social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. So that is so true. It is like a gospel truth. So, for example, if we all see, if you are having a physical problem and you get rid of the physical problem, you may not be healthy. You may still be very unhappy. So you may be mentally stressed up because you may have missed your days in office, or you may be having certain side effects, or you may not be socially also very at peace with others. So to be at peace with oneself, to be at peace with your society, and not to have any disease actually is health. That is the ideal condition of health. So can we all achieve it? We can, ideal condition is something which nobody can actually achieve. We can only aim to achieve. But we all must aim to achieve. And what must aim to achieve is basically through a holistic health. So holistic basically will mean that you need to do at all 5 levels of prevention. You need to have a health promotion. That is, you need to eat good food. You need to have an immunization to protect yourself. You need to take care of the environment so that you are not affected by it. Secondly, also you need to have, quickly you should, you have symptoms, you are having a problem, you must go to a medical doctor, and a medical doctor will take care of your holistic health. That is what he should not just prescribe you medicines. He must also see how comfortable you are to take that medicine. Are you following a system of medicine? Are you comfortable with taking exercise along with your medication? That's what we call lifestyle diseases. All these diseases like blood pressure, diabetes, lifestyle related. So lifestyle is again another holistic health. When we do not follow the various principles of being in harmony with oneself and the environment, then we do all sick. So this is all from an individual point of view, but from a community point of view, that the community should remain healthy. And from a national perspective, we see that from the governmental point of view, from an institutional point of view, because we are also a government institution, we are an education institution. So we also have a moral obligation and a responsibility of trying to maintain health in the society, an individual society. So we do require to ready our people to be able to deal with all kinds of problems. So we must understand that our health is not just our own, it is also the health of the society. So for example, if we are having tuberculosis, we do need to notify it. We do need to tell others if we are having HIV, because otherwise we'll spread it to others. So the holistic health of ours is linked with the holistic health of others and of the community and of the nation. Second thing is also, if you see our national health policy, there is an integration. There is a holistic health which has been brought about, that we need to integrate all systems of medicine. And in fact, the pyramid that you showed, I would slightly differ with that. I would like it to be an inverted pyramid,
Because allopathy is a very, very small concept, and yoga is not a treatment. It is a prevention, and it is a style of living. It is a way of life. So I think that should be inverted. We should give more importance to preventive aspects so that we don't come to the, we don't have to come to the curative and the rehabilitative aspect. So I think that's all I would like to say. And thank you very much for enlightening us. You are very well read, and you have brought out not only the concepts, but you have also, scientifically showed the proof that this is there. And I also totally believe that our heritage is so rich that it is important for us. In fact, everything is coming back from the West. Yoga, we had all forgotten. It is the West which told us what is the importance of yoga. It is the West which is now, taking out the Ayurveda, the simple aspects of the utility of haldi. They have got haldi capsules, which they sell at a very high price in the US and other states. And over here, we get kachi haldi. So we can just, grind it. We can even grate it and put it in our vegetables. In earlier times, our mothers and grandmothers, in fact, not mothers, but grandmothers more, they had so many home remedies, which we have forgotten. So it was very important for us to, have noted down. For example, you just put, if you are having a wound, you put haldi in the milk, and, you have some antiseptic and anti-healing and healing properties. So these are some of the things that we have forgotten, but we do need to revive. We need to bring out, and scientifically, slowly, everything is being proved. All the earlier home remedies that we had are being proved, and so many medicinal plants now we are reviving, and we are many of them were endangered. They are present only in the foothills of Himalayas, but we have been able to bring them now and cultivate them even in the towns and cities. So I think it is very important for us to stay near our roots and to realize that holistic health is very important, not just from an individual point of view, but we also have a commitment, and we also have a responsibility towards the community and our nation. And so we must abide by that. Thank you very much for this excellent lecture. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रुचिका कुबा मैम। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज ये 59वां लेक्चर था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पूरे देश से आह्वान किया कि हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य यही था जो उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा था कि हम अपनी परंपरा को भी समझें, हम वर्तमान को भी समझें और भविष्य को भी समझें, और इन तीनों को समझने से ही हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत की जो यात्रा है उसमें स्वस्थ भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और आज जो हमने लेक्चर सुना है, इसके जरिए जिन चीजों को हमने देखा है, सुना है, समझा है, उसके जरिए स्वस्थ भारत की नींव पड़ेगी और आदरणीय वंदना जी जैसे विशेषज्ञ हमारा नेतृत्व करेंगे और स्वस्थ भारत एक स्वस्थ विश्व को भी अपना नेतृत्व देगा, ऐसा मुझे आशा है। आप हमारे बुलाने पर आई मैम, और इतना अमेजिंग लेक्चर हम सबको सुनने को मिला। हम सब, मुझे लगता है अभी सिंक इन हो रहा है हमारे अंदर, कुछ समय तक ये चलेगा और फिर नई नई चीजें उससे हम लोग समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत नमस्कार। आशा है हम फिर बुलाएंगे तो आप फिर आएंगे और हमको फिर से आपको सुनने को मिलेगा। इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर जी राव को नमस्कार करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्हीं की प्रेरणा से लगातार हम ये कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं और बहुत सहज भाव से उन्होंने हमें स्वीकृति दी कि हम 75 कार्यक्रम आयोजित करें, और सदा ही उनका सहयोग और मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय समकुलपति और निदेशक स्वाधीनता संग्राम तथा प्रवासी अध्ययन केंद्र आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि उनके प्रोएक्टिव अप्रोच से और उनके कुशल निर्देशन में लगातार यह केंद्र इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और आगे ई बुक के रूप में भी और स्टडी मटेरियल्स के रूप में भी शायद हम लोग आगे चल करके इसका किसी तरह से उपयोग कर पाएं, ऐसा लगता है। फिलहाल हम ई बुक के रूप में इसको बना रहे हैं और इन लेक्चर्स को एडिट करके अपलोड कर रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय के अन्य माननीय समकुलपतियों और अन्य सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आदरणीय प्रोफेसर रुचिका कुबा जी जो डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज की, मैम आज हमारे निमंत्रण पर आप भी आई और आपने बहुत अच्छा कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और
डॉक्टर मयंक जी, उनका विशेष रूप से मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि उन्हीं के कारण आज वंदना जी हमारे साथ आई और इतना अच्छा उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, हमें सुनने को मिला। मयंक जी हमेशा ही सहयोग की मुद्रा में रहते हैं। आपको भी आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, कुछ लोग आज हमसे गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हैं, कुछ लोग यूट्यूब के थ्रू भी देख रहे होंगे, अगर लाइव चल रहा है फेसबुक लाइव के थ्रू देख रहे होंगे, बाद में ज्ञान दर्शन पे भी कुछ लोग देखेंगे। उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और अपनी तकनीकी टीम को भी धन्यवाद देता हूं, जिसके लगातार प्रयास के कारण हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक ऑनलाइन चला पा रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अब यह कार्यक्रम समाप्ति की ओर अग्रसर है। राष्ट्रगान के द्वारा हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान में कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और संजय जी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान का संचालन करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जल वितरंगा, तब शुभ नामे गावे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता।